हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। अंश की बातों से समारा थोड़ा कंफ्यूज थे। तभी अंश काफ़ी कमांडिंग वॉइस में उससे कहते हैं, मैंने कहा ना उतारो इसे। जिसे समारा एकदम से हंसते हुए कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना। ये सुनते ही अंश खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हें लग रहा है मेरे फेस एक्सप्रेशन से कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जैसे जैसे अंश उसकी तरफ आगे बढ़ते समारा जो कि पीछे होते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ही तो बोला था मुझे मैं कर लूँ परफॉर्म। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। हाँ। तभी अंश ने उसके पल्लू को पकड़ लिया था और खींचते हुए कहते हैं, मुझे एक और बार कैटवॉक देखनी है। यह सुनते ही समारा बहुत ही रिलैक्स होकर के अंश के इस बात को मानने को तैयार हो गई थी और वो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं कर लूँगी। लेकिन अंश तभी उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, ऐसे उतार कर करो। समारा गहरी सांस छोड़ते हुए दोबारा से पूछती है, हाँ हाँ क्या। तभी अंश उसके ब्लाउज की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे उतार कर करो। समारा जो कि उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी, जिससे जैसे ही समारा भी पीछे की तरफ मुड़ी थी अंश से दूर जाने के लिए, अंश ने उसके ब्लाउज के नॉट को झटके से खोल दिया था और अपने हाथ को ले जा करके उसके पीठ पर काफ़ी आराम से रखते हुए कहते हैं, बात मान लो मेरी, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, वरना ज़बरदस्ती करने पर उतरा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। समारा जो धीरे से पूछती है, आपको करना क्या है। अंश उसकी बातों को सुनते हुए उसके गाल के साथ अपने गालों को रख करते हुए कहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना है। तुम बहुत अराउज करती हो मुझे, अब कंट्रोल भी तुम्हें को करना पड़ेगा। और ये बोल करके अभी वो उसकी कमर पर हाथ ही रख रहे थे कि तभी समारा ने इस वक्त अंश के फ़ोन को वाइब्रेट होते हुए देख लिया था। उसका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था इस वक्त किसी भी चीज़ों पर सिवाय समारा के। समारा जो कि अपना दिमाग लगाते हुए धीरे से अंश के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, आप चाहते हैं ना कि मैं इसे उतार दूँ। ये सुनते ही अंश कहते हैं, तुम खुद से उतार रही हो। समारा धीरे से कहती है, हाँ अगर आप चाहते हैं तो मैं उतार। और ये बोलते बोलते वो लगातार इस वक्त बेड की तरफ आगे बढ़ते जा रही थी, जिससे अंश खुश होते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज तो सब कुछ खुद से कर रही हैं आप। और फिर अभी वो समारा को जैसे ही उसके सीने पर अपना हाथ रख के धक्का पीछे की तरफ दिए थे, समारा ने अंश के फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ लिया था। अब इस वक्त समारा जो कि बेड पर नीचे लेटी हुई थी और साथ ही अंश उसके ऊपर, और धीरे धीरे अपने शर्ट के टाई को सबसे पहले निकालते हैं और फिर धीरे से अपने शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर देते हैं। अभी वो समारा के गर्दन पर आकर के उसको हल्का हल्का बाइट दे ही रहते हैं कि तभी काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, ओह नो। अंश ने जैसे ही सुना था वो समारा के चेहरे की तरफ देख कर कहते हैं, क्या हो, और ये क्या मैं पहली बार कर रहा हूँ। तभी समारा जो कि बहुत गंदा सा मुँह बनाते हुए कहती है, देख रही हो ऐसे ही तंग करते हैं और तुम कहती हो कि तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ। जैसे ही अंश ने ये सुना था वो समारा के चेहरे को अपनी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, किससे बात कर रही हो। तभी समारा जो कि अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, आपकी बहन से, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आप कितने घटिया इंसान हैं। जैसे ही अंश ने यह सुना था वो अपने चेहरे को मोड़ करके उसी तरफ देखते हैं जहाँ इस वक्त समारा के हाथ में अंश का फ़ोन था और इस वक्त वीडियो कॉल ऑन था। और अनु ने तुरंत ही फ़ोन को अर्जुन के हाथ में थमा दिया था और साथ ही वो शर्मा करके वहाँ से भाग गई थी। अर्जुन जो तुरंत ही फ़ोन के स्क्रीन को दूसरी तरफ कर दिए थे। जैसे ही अंश ने यह देखा था कि समारा इस वक्त क्या कर रही है, वो तुरंत ही समारा के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहते हैं, तुम पागल हो क्या, ऐसा कौन करता है। तभी समारा जो कि उठ कर बैठती है और अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कहती है, फ़ोन आ रहा था, गलती से रिसीव हो गया। और ठीक है ना, आपकी बहन बहुत तारीफ़ करती है अब आपकी। अब देखिए उसको पता चलेगा कि आप इतने गंदे हैं, तब जाकर के आपकी सच्चाई वो सबको बताएगी और दोबारा से आपको कभी अच्छा नहीं बोलेगी। अंश जो फ़ोन को अब साइड में ले आ चुके थे और तभी जैसे उन्होंने स्क्रीन को अपनी तरफ घुमाया था इस वक्त अर्जुन उनके सामने थे, जो कि उनको घूरते हुए देखे जा रहे थे। अंश जो अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, दिमाग से पैदल इंसान, ऐसे कपल को वीडियो कॉल कौन करता है, वो भी रात में, और वो भी इतनी रात में। अर्जुन जो अपनी एक भाव में चढ़ा कर स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था ना कि तू इतना हफ्सी है, घर जाते ही शुरू हो जाता है। ये सुनकर के अंश एक बार समारा की तरफ देखते हैं और घूरते हुए कहते हैं, तुम तो वेट करो, आ रहा हूँ मैं बेड पर। और वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो क्या करूँ, हाँ इंतज़ार क्यों करूँ, मैं मेरी बीवी है, मैं जब मन चाहे तब शुरू हो जाऊँ। अर्जुन जो आकर के साइड में बैठते हुए कहते हैं, बीवी है तेरी, थोड़ी इज्जत कर लिया कर, थोड़ा वक्त दिया कर उसको।
ये सुनकर के अंश भी सोफा पर बैठते हुए कहते हैं, अंशु इस बात को सुनते हुए कहते हैं, तो तू चाहता है कि मैं उसकी इज्जत करूं, उसके सामने शर्माऊं? हाँ, तो फिर बेशर्म क्या तेरे सामने बनूंगा? अर्जुन को पता था कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में हार नहीं वाले, जिससे वो अपने एक हाथ को अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, तू जो कर रहा है कंटिन्यू कर। होप्स ओके कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाए हमें कल तक, तब तक मैं भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ये सुन करके अंशु कहते हैं, अच्छा तेरे हेल्थ के लिए बेहतर होगा। तभी अर्जुन जो उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं, काफ़ी बेहतर होगा, और वैसे भी तुझे भी तो मन कर रहा होगा ना माँ बाप बनने का। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। जैसे जैसे अर्जुन ये बोल करके फ़ोन को कट करने वाले होते हैं, अंश तुरंत उनको रोकते हुए कहते हैं, साले तू हमेशा मेरी बहन पर गंदी नज़र क्यों रखता है? अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, तू अपना काम कर, मुझे अपना करने दे। मैं तेरे काम में दखल अंदाजी नहीं दे रहा, तो मेरे काम में मत दे, वरना तेरे काम में भी दखल देने वाला वीरांशु आ गया है। उसे भी जब पता चलेगा कि तो उसकी बहन के साथ क्या कर रहा है, तो सोच तेरा क्या होगा। वीरांशु का नाम सुनते ही अंशु चिढ़ते हुए कहते हैं, उसका तो नाम मत ले। जो फ़ोन को अब गुस्से में एक साइड में फेंक चुके थे, फ़ोन पहले ही कट गया था, और जैसे अभी अंश बेड की तरफ आते हैं, वहाँ पर समारोह उन्हें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वो बाथरूम के अंदर घुस गई थी। अंशु आकर के समारा के लिए वेट करते हुए बाथरूम के दरवाजे के ठीक बाहर खड़े थे, और समारा को इसका अंदाज़ा नहीं होता। उसे लगा था कि अब अंश आकर के सो गए होंगे, क्योंकि उसे बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था। जैसे ही समारा ने गेट को खोला था, खुशी खुशी वो जैसे ही सामने की तरफ देखी थी, इस वक्त साइड में अंश जो की टेक करके उसके लिए वेट कर रहे थे, और जैसे ही वो बाहर की तरफ आई थी, वो अपने गीले बालों को सुखाते हुए अभी वहाँ से भाग पाती, उससे पहले अंश की उसके पीछे पीछे भागते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगी? इधर आओ तुम। लेकिन समारा जो कि टॉवल उनके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, मैं नहीं आ रही, आप इधर उधर हाथ लगाएंगे। तभी ये सुनकर कि अंश कहते हैं, तुमने ये बात मेरी बहन तक पहुंचा दी, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? समारा जो कि बेड पर चढ़ते हुए कहती है, सही सोचेगी, जो सच है वही सोचेगी, आपको बहुत अच्छा समझती है वो। उसकी गलतफहमी का दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज ज़बरदस्ती समारा को बेड पर बैठाते हैं और उसके काफ़ी करीब आते हुए कहते हैं, तुम बहुत समझती क्यों नहीं हो, और ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो कि तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता? क्या मैं अकेले सिर्फ मज़े लेता हूँ? और अभी तक तो मैंने खुद को कभी प्लेजर भी नहीं दिलवाया तुमसे। हर बार तुम्हें अच्छा फील कराने के बारे में सोचता हूँ, तब भी तुम्हारा नाटक शुरू हो जाता है। ये सुनकर के समारा जो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अंश उसकी तरफ और झुकते हुए कहते हैं, आयुष्या कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। समारा जो जल्दी जल्दी अपने सिर को हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। अंश धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। समारा ने एक और बार जैसे ही अभी कुछ बोलना चाहा था, अंश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ठीक है फिर नहीं हाथ लगाऊंगा, जाओ ऐश करो। और वो आकर के करवट लेकर के अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते और सो जाते हैं। और समारा जो कि पहली बार अंश को इस तरह से रूठता हुआ देखी थी, इस बार तो अंश ने उसे गुड नाइट बीवी जी भी नहीं बोला था। समारा भी बहुत बुरे मन से सो जाती है, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि किस तरह से अंश उसकी हरकतों की वजह से रूठ गए। सुबह भी अंश काफ़ी जल्दी में तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें मिस्टर खुराना के साथ आज मीटिंग शो करनी थी। समारा अभी अपनी आंखें जैसे खोलने वाली होती है, वो देखती है कि अंश तो बाहर निकल रहे हैं, जिसे वो खुद ही अंश के पास भाग कर आते हुए कहती है, आपने कुछ खाया? अंश दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? समारा जो कि भाग करके बाहर की तरफ आकर के उनके सामने उनको रोकते हुए कहती है, आप मुझसे नाराज़ हैं? अंश उसके चेहरे की तरफ एक बार देखते हैं और खुद से कहते हैं, तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? लेकिन इस वक्त उन्हें थोड़ा एटीट्यूड भी तो दिखाना था, क्योंकि उनकी बीवी जो कि उनको भाव ही नहीं दे रही थी, और वहीं उनका दिमाग यही काम करता है कि वो थोड़ा जिस तरह डिस्टेंस बनाएंगे समारा से, शायद समारा उनके क्लोज आने शुरू हो जाए और उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास होना शुरू हो जाए। और अंश जो कि उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर निकल चुके थे अपने ऑफिस के लिए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त वीरांशु जो कि सम्राट को कॉल कर रहा था। सम्राट जो कि फ़ोन डिस्टर्बेंस के साथ उठाते हुए कहते हैं, क्या है? वीरांशु जो कि सम्राट को इतना चिढ़ते हुए देखकर पूछता है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? जब कल तूने बोला था कि डॉक्टर आदित्य को हमारे पास भेजने वाला है, कोर्ट में तो उसका कहीं नामो निशान नहीं है। अब गवाह के तौर पर क्या पेश करूँ मैं? ये सुनते ही सम्राट जो कहते हैं, जितने भी फेक रिपोर्ट्स मिले उन्हें ले जा करके दो, वो आदित्य भाग गया। ये सुनते ही वीरांशु जो कि चौधरी की तरफ देखकर कहता है, ये मल्होत्रा साले ये काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? तभी सम्राट जो गुस्सा कहता है, हे हेलो,
क्या मल्होत्रा पर क्या? देखो, मेरे टाइटल पर उंगली मत उठाओ, समझे? वो बेरॉय कहीं के। वीरांशु जो कि सम्राट से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो कि उस आदित्य को पकड़ नहीं पाए आप लोग? हाँ? सम्राट जो सबसे पहले तो वीरांशु को वार्न करते हुए कहते हैं, अपनी टोन संभाल कर बात कर। और मैं परेशान हूँ उस लड़की के चक्कर में। पता नहीं कौन सा पति भाग गया उसका, इतनी बार कॉल करती है मुझे। उसका पियक्कड़ पति है तो इसमें मैं क्या करूँ? वीरांशु जो कि चौधरी से ये सारी बातों को सुन करके पूछता है, कौन सा पति और कौन सी लड़की कौन सी आ गई? इसकी शादी हो चुकी है क्या? सम्राट ने भी वीरांशु की बात सुन ली थी, जिससे वो गुस्साते हुए कहता है, मेरी थोड़ी सी भी शादी नहीं हुई अभी तो बस ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल तुम अभी वो रिपोर्ट्स वगैरह दो और विवेक से बात करो, वो कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेगा। और डोंट वरी, वो काफ़ी स्ट्रांग लॉयर है। यह सुनते ही वीरांशु जो कहता है, स्ट्रांग लॉयर है। अंश मल्होत्रा का नाम सुनकर के फट गई थी साले की। वो तो केस भी लड़ने को तैयार नहीं था। मैंने अपने तरीके से बोला उससे लड़ने के लिए। खैर ठीक है, आज रिपोर्ट से काम चलाते, लेकिन अगली डेट पे मुझे वो डॉक्टर आदित्य और साथ ही अंश के खिलाफ कुछ मजबूत एविडेंस चाहिए, ताकि मैं उसे पेश कर सकूं और समारा को अंश से बचा सकूं। तभी सम्राट जो कि इस बात पर गहरी सोच में डूबते हुए कहता है, समारा को अंश से बचाना है। ठीक है, देखते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और फिर वो फ़ोन रखते हुए कहते हैं, अविरल मानव और नितिन, ये भी तो अंश के उस सारे हरकतों के बारे में जानते हैं कि वो किस हद तक साइको। जैसे अभी सम्राट ने इतना बोला था कि तब तक उनके फ़ोन दोबारा से रिंग होना शुरू हो गया था। वो फ़ोन को रिसीव करते हुए कहते हैं, रुक जा थोड़ा देर, डॉक्टर आदित्य को लेकर के। अभी कहाँ से टपका दो डॉक्टर आदित्य को तेरे सामने। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ ये कौन है? क्या आपने किसी नए मर्द के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया? इतने तो बुरे दिन नहीं आए थे ना मेरे। सम्राट जोगी धड़ाम से नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है, भगवान के लिए, या तो तुम मुझे अपना नाम बता दो, या तो अपना पता दे दो, या तो ये क्लियर कर लो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तभी दूसरी तरफ से वो लड़की जो कि थोड़ा ज़्यादा ही रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरा सुहाग लूट लिया आपने। आपके जिंदा होने के बावजूद भी ये कहना पड़ेगा मुझे कि मैं विधवा हूँ। ये सुनते ही सम्राट जो चिढ़ते हुए कहता है, हाँ क्या करूँ मैं इसका? तुम रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। और ये बोल करके वो फ़ोन काफ़ी गुस्से में दूसरी तरफ फेंक दिया था। आओ आओ मिस्टर सम्राट मल्होत्रा, आई एम वेटिंग फॉर यू। वही क्रिश जो कि अंश के ऑफिस में आकर के उन्हें काफ़ी जल्दी बताता है, सर बोर्डरूम में मिस्टर आहान खुराना और कुनार वेट कर रहे हैं आपका। आराम से चेयर से उठते हुए कहते हैं, चलो, और वो तीनों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कह दो कि बोर्डरूम में आ जाएं। अब इस वक्त अंश जो कि बोर्डरूम के दरवाजे को धीरे से खोलते हुए अंदर की तरफ पहुंचे थे, और आते ही वो सबसे पहले मिस्टर आहान खुराना के साथ हैंडशेक करते हैं। यह हैंडशेक काफ़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ हुआ था। वही क्रिश जोगी हल्का सा अपने सर को झुकाते हुए कहता है, वेलकम इन मल्होत्रा एंटरप्राइजेस सर। Well, Mr. Khurana, as discussed earlier, the project is structurally complete. Only the final financial closure and handover formalities remain. उसी वक्त नितिन जो कि बिल्कुल टाइम पर एलईडी स्क्रीन को ऑन करता है ताकि वो प्रोजेक्ट के इमेजेस को सबको दिखा सके, और साथ ही सबको एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऑल मेजर माइलस्टोन्स हैव बीन अचीव्ड, फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आर क्लियर्ड एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज मेंशन्ड इन दिस समरी। आहान खुराना जो कि चेयर पर आराम से लीन होते हुए अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहते हैं, Well, I must say, Mr. Malhotra, the execution has been smooth. Timelines were maintained, which I appreciate. ये सुनकर के अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंट लहजे में कहते हैं, We believe a project is only successful when it's delivered on time. And yeah, so I hope that you like the project, and if anything you wanna mention. तभी हाँ जो कहते हैं, There are a few minor points regarding finishing work. Nothing major. तभी अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, दोज विल बी टेकन केयर ऑफ बिफोर हैंड ओवर, वी डोंट लीव लूज एंड्स मिस्टर खुराना। अंश और आहान को थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से साइड होकर भी कुछ बातें करनी थी, जिसकी वजह से अंश और सबको वहाँ से बाहर जाने का इशारा कर दिए थे, और साथ ही आहान भी कुणाल की तरफ देख करके उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। और अब फाइनली अंश और आहान जो कि आमने सामने चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। तभी अंश जो आहान से कुछ पूछते हुए कहते हैं, वेल मिस्टर खुराना, मैं चाहता हूँ कि इस डील को फाइनल करने के बाद आपकी एक ड्रिंक तो बनती है हमारे साथ।
अहान भी इस बात पर हामी भरते हुए कहते हैं, यार श्योर, बस आप अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लें तो। अहान की बातों को सुनकर अंशु टाइम के शब्द पर ज़्यादा ही जोर डालते हुए कहते हैं, टाइम, यही तो एक ऐसी चीज़ है जिसे बिजनेसमैन किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते और इसकी बहुत कीमत है। वेल, आपका टाइम तो बहुत बच जाता होगा ना ईरा की वजह से। ये सुनते यहाँ जो अंश को रोकते हुए कहते हैं, नो वे, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट दैट ईरा। थक गया हूँ मैं उससे, और एक तो मेरी फैमिली को कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया उससे, स्पेशली आश्री। वो तो बस दिन भर ईरा ईरा ईरा, डैडा को भी भूल जाती है। एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद रेचल ऑल्सो। इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग है वो कि अब मैं बोरियत लगने लगा हूँ मैडम को। ये सुनते ही अंश हंसते हुए कहते हैं, मतलब बिजनेसमैन चाहे कितना भी बड़ा, बीवी के मारे तो सब हैं। दोनों इस बात पर एग्री करते हुए हंसने लगे थे। तभी अंशु आंटी से पूछते हैं, वैसे मैंने सुना था कि आपकी वाइफ को बहुत हेल्प मिली थी ईरा की वजह से, स्पेशली स्टडी में। हाँ, नो, एक्चुअली ये कहना ठीक नहीं होगा कि उसकी हेल्प मिली थी। इवन श्रेयल को पूरी तरह से ट्रेनिंग उसने दी थी हर चीज़ में, उसकी स्टडी में, उसकी कंपटीशन में, और भी बहुत सारी चीज़ों में। और ईरा की वजह से ही श्रेयल को कंपटीशन क्लियर हो पाया। ऑब्वियसली श्रेयल की भी मेहनत थी उसमें, पर ईरा ने बहुत सपोर्ट किया था। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एवरीथिंग वॉज हैंडल्ड बाई ईरा। ये सोचते हुए अंशु कहते हैं, वो आपका पर्सनल रोबोट है तो मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अंश को थोड़ा झिझकता हुआ देख करके अहान जो उनकी बातों को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर मल्होत्रा रिलेटेड टू ईरा? तभी मल्होत्रा यानी कि अंश मल्होत्रा, जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नो, जस्ट लीव इट। लेकिन अहान को तो वैसे ही अंश की बातें अच्छी लगने वाली थी। वो समझ गए थे कि अंश क्या कहना चाह रहे हैं, जिससे वो खुद ही इस बात को अंश को फोर्सफुली समझाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अगर आपको ईरा चाहिए किसी भी तरीके से तो आप उसे हायर कर सकते हैं। एक्चुअली ईरा को कोई और हायर नहीं करता, इस वजह से मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है मिस्टर खुराना। तभी इस बात पर अहान जो हंसते हुए कहते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी? वो तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को हड़पता जा रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि कोई उसे हायर कर नहीं पाता, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता उसे। और आपके साथ तो अब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ रही है, तो दोस्ती की शुरुआत ऐसे करते हैं। आपने इतने टाइम पर मेरा काम कंप्लीट किया, और साथ ही बाकी के मार्केट रेट से आपका रेट काफ़ी हद तक कम है, या फिर शायद आपका इंटेंशन मेरे साथ ही कुछ ऐसा था। अगर आप दोस्ती के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आई थिंक आपको हीरा को कम से कम 2-3 हफ्ते तो ट्रायल में रखना ही चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इट्स योर चॉइस, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो। तभी अंशु उनको इस तरह पॉज लेता हुआ सुनकर कहते हैं, तो क्या 2-3 हफ्ते तक तो मैं अच्छा वक्त कम से कम बिता पाऊंगा ना? तभी अंशु इस बात को समझ नहीं पाते और अपना सर जो कि हल्का सा नाम हिलाते हुए कहते हैं, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ईरा के होने से आपको प्रॉब्लम होती है? जो फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी पूरी फैमिली उसके पीछे दीवानी है, स्पेशली मेरी बच्ची और मेरी वाइफ। मैं चाहता हूँ कि कोई उसे हार कर ले, लेकिन अब उसकी कीमत डाउन भी नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। फिर इसे त्रिनेत्र डायनामिक्स के मैं उसकी कीमत को कम भी नहीं कर सकता, वरना त्रिनेत्र डायनामिक्स की इंसल्ट होगी और लोगों को लगेगा कि शायद फंक्शनिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से रेट कम किया जा रहा है उसका। पर आई एम टोटली सही, मैं चाहता हूँ कि उसे कोई हायर करे। मुझे एक पल भी अपनी वाइफ के साथ रहने नहीं देता। एक तो वैसे ही मेरी वाइफ बिजी रहती है, थोड़ी देर जब वापस भी आती है तो उसे मुझसे ज़्यादा अच्छा तो हीरा लगता है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई हीरा, इवन वंस। इसी बहाने शायद आश्री को भी एक सिबलिंग मिल जाए। तभी अंशु का हंसते हुए कहते हैं, ओके, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम ओके विद इट। आप मुझे अपना पेमेंट शेड्यूल बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से चेक कि। तभी यहाँ जो कहते हैं, नहीं, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं लेने वाला। आप हीरा को अपने पास रख के वैसे ही मेरी मुसीबत डाल रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। फिर दोस्ती की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। कुछ दिन आप उसे ट्रायल में रखिए, अगर आपको पसंद आता है तो फिर ठीक है, देखेंगे बाद में। पर अभी पेमेंट की कोई डिस्कशन नहीं करते, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके लिए वो बहुत छोटी रकम होने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट द पेमेंट। वहीं एक तरफ सम्राट जो कि फाइनली अब उस लोकेशन को ढूंढ चुका था
जहाँ से उसे बार बार ये कॉल्स आते जा रहे थे। और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग का एक फ्लैट था, और जिस रूम में इस वक्त वो एंटर होने वाला था, वो बाहर खड़े होकर के थोड़ी देर बेल बजाता है और अंदर एक लड़की जो कि धीरे से दरवाजे को खोल दी थी। सम्राट ने जैसे उस लड़की को देखा था, वो घूरते हुए कहता है, तुम? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निरूपा थी, जो कि जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगती है। और वहीं सम्राट जो कि अंदर की तरफ आ गया था और ढूंढते हुए कहता है, कहाँ है वो मिस लॉयर? वो पूरी तरह से इधर उधर छानबीन करना शुरू कर दिया था। और वहीं वो जैसे अभी निरूपा के लिए बाहर की तरफ निकल पाता कि वो उससे पूछ पाए कि आखिर वो दामिनी नाम की लड़की गई कहाँ, तभी उसे कुछ आवाज़ आई थी जैसे कि बाथरूम में इस वक्त कोई नहा रहा हो। और सम्राट जो कि उसी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। इस वक्त जिस जगह पर वो खड़ा था, उसके ठीक सामने उसे जो नज़ारा दिखता है, वो थोड़ा देर तो एकदम से समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। कर्टन की दूसरी तरफ इस वक्त कोई नहा रहा था और उसे ऐसा अंदाज़ा हो गया था देखने के लिए क्लियरली कि आखिर अंदर है कौन। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर जैसे उसे एहसास हुआ था कि ये कोई लंबे बालों वाली लड़की है, वो झटके से पीछे की तरफ घूम जाता है और अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहता है, रॉन्ग टाइम। और फिर वो गुस्से में कहता है, तुम जो भी हो जल्दी से नहा करके बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर। और ये बोल करके वो लिविंग रूम की तरफ निकल गया था। तभी एक लड़की जो कि इस वक्त साइड से छुप करके सम्राट को घूरे जा रही थी, यही थी दामिनी। और इस वक्त जिस शख्स को उसने बाथरूम के अंदर देखा था ग्लास के वॉल से, वो कोई और नहीं बल्कि एक डमी था। दामिनी जो अपने हाथ में लिए फ़ोन को किसी को कॉल लगाने के लिए इस्तेमाल करती है, और साथ ही इस डिटेल को भी लिखने के लिए बोल दिया था उसने। दामिनी ने निरूपा को डिटेल्स बताए थे कि किस तरह से सम्राट ने उस लड़की को अवॉइड किया है, ना कि उस लड़की का गलत फ़ायदा उठाया। आज नितिन से सीरियसली पूछते हैं, काम क्या है पहले ये बताओ। और वो इस वक्त तो खुद ही कुछ डिज़ाइनिंग बनाने में लगे हुए थे। नितिन जो आगे बढ़ते हुए कहता है, लड़की मिलने आई है तुझसे, हॉट है दिखने में, ऐसा लग रहा है कभी उसे देखा है मैंने। तभी ज़ोर से दरवाज़ा खुला था बिना किसी परमिशन के। वहीं एक लड़की जो कि अपने हाथों में ब्लैक कोट लिए और साथ ही अपनी शर्ट के बटन्स को हल्का सा ऊपर की तरफ से खोले हुए, अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड किए हुए काफ़ी कॉन्फिडेंस लेते में अंदर की तरफ आ रही थी। और वो अंश के ठीक सामने आकर के बिना परमिशन के बैठते हुए कहती है, थक गई बॉस। ये सुनते ही नितिन जो कहता है, बॉस भी बोल रही है और इज्जत भी नहीं कर रही है, इतनी हिम्मत तो हमारी भी नहीं होती है, कौन है ये? अंश जो दामिनी की तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट इज दिस वे टू कम हियर? हाँ, और इस तरह से क्यों आई हो? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल लोग आ सकते हैं, और स्पेशली मेरे फ्लोर पर तो। तभी दामिनी जो अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस कर जाइए प्लीज़, थोड़ी तो रहम खाइए मेरे ऊपर सर। मुझे भी ऐसे ही फर्म में काम करना था जो कि आपके अंडर में काम करती है, मुझे नहीं पता था सर। जिस तरह से वो सर बोल रही थी, नितिन जो धीरे से कहता है, ये सर बोल रही है या फिर सर सुना करके टॉन्ट मार रही है? दामिनी जो कि नितिन की तरफ देखकर कहती है, ये वही बोंदू है ना जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, लड़की के चक्कर में छोड़ दिया। नितिन जो कहता है, ओह वो नमूना मैं नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी हैंडसम। कि तभी अंश जो नितिन को जाने के लिए कह दिए थे और दामिनी से कुछ सीरियस बात करना शुरू कर देते हैं। दामिनी जो कि अपने फ़ोन में कुछ क्लिप दिखाते हुए अंश से कहती है, मुझे इस बंदे से मिलना पड़ेगा, ये जो सम्राट है ना, ये जो दिखता है वो है नहीं अंश। आई थिंक ये इसका प्रोपेगेंडा है कि वो तुम्हें बर्बाद करे, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है यार। अंश जो दामिनी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, बहुत फेवर कर रही हो उसको। खैर जो भी है, मुझे ये शख्स पसंद तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छा है तो इसके लिए अच्छा है, और अगर ये बुरा निकला तो जयचंद्र के साथ इसकी भी मौत तय है। दामिनी जो कि इस बात को डिसएग्री करते हुए कहती है, अगर वाकई ये शख्स बुरा लगता तुम्हें तो अब तक तुम इतना सोचते नहीं अंश, अब तक इसे मार चुके होते। कम ऑन, फ्रेंड हो तुम्हारी, इतना तो मुझे। जैसे ही अंश जो कि सीरियस होकर के इस वक्त दामिनी को घूरे जा रहे थे, दामिनी अपने फ्लो को तोड़ते हुए कहती है, ओह आई एम सो सॉरी सर, मैं भूल गई थी कि मैं इस वक्त आपके अंडर में काम करती हुई एक एम्प्लॉय हूँ, आपकी फ्रेंड नहीं। काश अर्जुन के अंडर में काम करती, बेस्ट लड़का था वो। अंश उसको ख्वाबों से बाहर निकालते हुए कहते हैं, सम्राट पर फोकस करो। दामिनी जो गुस्सा करते हुए कहती है, उस शख्स पर तो मुझे फोकस नहीं करना है, बस बता तो दिया, अच्छा है वो, बुरा नहीं है इतना, लेकिन हाँ तुमसे बदला लेने के लिए बहुत बुरा बन सकता है। फिलहाल तो डॉक्टर आदित्य को किडनैप करने के फिराक में था, लेकिन मैंने तो बचा लिया डॉक्टर आदित्य को, बट आई थिंक अब वो अविरल और मानव को टारगेट करेगा, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है। बट डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगी ये सब।
और उसे भी। और ये बोल करके वो खड़े होते हुए बिना कुछ भी अंश से बोले वहाँ से बाहर निकल गई थी। अंशु जानते थे कि दामिनी ऐसी ही है, थोड़ी अजीब सी, थोड़ी पागल सी, लेकिन हाँ, वो काम की बंदी थी और इसी वजह से अंश उसके थोड़े बहुत एटीट्यूड को भी झेल जाया करते थे। वैसे तो अंश, अर्जुन और दामिनी एक टाइम पे एक क्लासमेट हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी दामिनी, जो कि अंश के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थी, बस अंश को जब काम होता था तभी वो दामिनी को याद करते थे। लेकिन बाय फॉल्ट उसका फ़ोन, जो कि इस वक्त अंश के केबिन में ही छूट गया था, जिसे लेने के लिए वो दोबारा से अंदर की तरफ आ जाती है। दामिनी, जो कि अपने फ़ोन को लेने के लिए जैसे अभी टेबल के आगे थोड़ी सी झुकी थी कि तभी पीछे से एक लड़की, जो कि ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, बहुत रंगीन इंसान है आप मिस्टर मल्होत्रा। जैसे ही दामिनी को ये आवाज़ सुनाई दी थी, वो झटके से पीछे की तरफ मुड़ी थी और अपने फ़ोन को अपने कोट में रखने लगती है और साथ ही उस लड़की को देखते हुए कहती है, हाय मिस गॉर्जियस, वैसे कौन हो तुम? और फिर वो ऊपर से नीचे तक समारा को देखी थी, जो कि इस वक्त सिंदूर, मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह बनकर आई थी। जो लड़की इस वक्त उसके सामने खड़ी थी वो समारा थी। वही समारा, जो कि उसको याद दिलाते हुए कहती है, मिसेस समारा मल्होत्रा, इनकी बीवी जी। ये सुनते ही दामिनी, जो कि अंश की तरफ देखकर कहती है, हाँ, ओह माय गॉड, झेल लेती हूँ इन्हें। और ये बोल करके वंश की तरफ देख करके हल्का सा आइविंग करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अभी वो वहाँ से जा पाती है उससे पहले ही समारा उसकी कलाई को जोर से पकड़े हुए कहती है, सुनो, यहीं पर खड़ी रहो, मैंने उस बार तो गलती कर दी थी लेकिन इस बार नहीं करूँगी। और फिर वो अंश के सामने जोर से अपने हाथ में लाए हुए लंच बॉक्स को रखते हुए कहती है, आप इसी वजह से मेरे साथ घर पर खाना नहीं खाते ना, क्योंकि आपका भूख तो यहाँ पर कोई और मिटा रहा होता है। और मैं वहाँ पर इतना परेशान थी कि मेरे पति मुझसे नाराज़ हो गए। मैं ये सब आपके लिए पहन कर आई थी। वो अपनी चूड़ियाँ, अपना मंगलसूत्र अंश को दिखा रही थी और वहीं अंश से कहती है, पर आप इसके लायक ही नहीं है, बहुत बुरे हैं आप करिए इसके साथ लंच, मैं जाती हूँ। जैसे ये बोलकर कि अभी समारा वहाँ से निकल पाती है, अंश, जो कि काफ़ी रफ्तार में उसके ठीक सामने आकर के रुकते हुए कहते हैं, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी दामिनी जो हंसते हुए कहती है, हाँ, इनके साथ तो मेरा चक्कर चलेगा, आप ऐसा सोचिएगा भी मत, मुझे अपनी मौत को दावत नहीं देनी है, आप लोग एंजॉय करो। और ये बोल करके वो एक बार अंश की तरफ देखते हुए कहती, वैसे गट्स है बंदी में, तुमसे इस तरह से बात कर रही है। तभी अंश जैसे उसको घूरे थे, दामिनी, जो कि अपने गले को क्लियर करते हुए कहती है, मेरा मतलब है आपसे ऐसे बात कर रही है सर। और ये बोल करके वो हंसते हुए वहाँ से निकल गई थी। अंश दामिनी को घूरता हुआ जाता देख कर के कहते हैं, कलीशी औरत। और फिर वो समारोह को संभालते हुए कहते हैं, मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ। कि तभी समारोह अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस करिए, मैं एक बार और आपकी इसी तरह से यहाँ आई थी, इसको क्या बोलते हैं? तभी अंशु कहते हैं कैब। लेकिन तभी समारोह की बात को रोकते हुए कहती है, मुझे पता है कैबिन बोलते हैं, सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं आती है। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था ना, आप तो मज़े कर रहे थे, मैंने आपके मज़े को ख़राब कर दिया है ना। तभी अंश उसको बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश पे लगे हुए थे, लेकिन समारोह, जो कि लगातार जिद पे जिद की जा रही थी। और तभी अंश हल्का सा पीछे होकर के टेबल से टिकते हुए कहते हैं, एक्चुअली तुम सही सोच रहे हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और तुम आई भी क्यों? तुम्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता, तुम्हें तो कोई फीलिंग्स भी नहीं है मेरे लिए। और तुम्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं उस लड़की से? कम से कम उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना तुम्हारे साथ। उसे तो ये भी पता चल गया कि तुम मेरी बीवी हो, उसके बावजूद भी वो कितने प्यार से बात करके गई मुझसे। और एक्चुअली तुम सही सोच रहे हो, तुम्हारे अलावा तो हर किसी में इंटरेस्ट है मुझे, हर किसी को घूरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, है ना। समारा जो कि अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, तो यही बात है ना, ठीक है फिर मैं चाहती हूँ और आइंदा से कभी आपको तंग नहीं करूँगी, जा रही हूँ मैं। अंशु पूरे कॉन्फिडेंस लहजे में कहते हैं, जाओ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर वो जैसे ही आकर के अभी अपनी चेयर पर बैठे थे, समारा ज़ोर से उनकी तरफ आगे बढ़ती और उनके आसपास के रखे हुए फाइल्स को एक साथ लेकर के उनके सर पर ज़ोर से मारते हुए कहती है, आपको फ़र्क क्यों पड़ेगा? हाँ, सुंदर सुंदर चिमकानियों के साथ चिपके जो रहते हैं। मैं घर पर कितना परेशान हो रही थी आपको पता भी है, आपकी वजह से मैंने खाना भी बनाया था, और आप कह रहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंशु पहले तो समारा की तरफ गुस्से में घूरे थे, जिससे समारा डर करके सारे फाइल्स को रखते हुए कहती है, कोई फाइल फटी नहीं है, परेशान मत होइए।
तभी अंश अपने सर पर अपना हाथ रब करते हुए कहते हैं, इंसान हूँ मैं, लगती है मुझे, और मार क्यों रही हो? तुम्हें तो मैं पसंद नहीं हूँ ना, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मुझ में। नहीं हूँ ना पसंद। जिस तरह से अंश ने ये सवाल समारा के सामने रख दिया था, समारा अब इसका क्या जवाब देती, और वो धीरे से अंश से कहती है, खाना खा लीजिएगा, मैं चाहती हूँ, ड्राइवर मेरा वेट कर रहे होंगे। समारा भी वहाँ से जाने वाली होती तो है, लेकिन अंश उसको जाने नहीं देते और काफ़ी झटके से उसे खींच करके अपने लैप पर बिठाते हुए कहते हैं, मैडम, अगर ऐसी कोई बात है कि आपको बुरा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। समारा धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, बुरा तो लग रहा है, मैं आपके लिए तैयार होकर आई थी, आपने नोटिस भी नहीं किया, आपकी वजह से इंग्लिश भी सीख रही हूँ। ये सुनते ही अंश उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, मेरी वजह से क्यों सीख रही हो? समारा अंश की तरफ देखते हुए अपनी बातों को क्लैरिफाई करती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब आप मेरे साथ कहीं जाएं तो आपको बुरा लगे कि आपके दोस्त और आपके आसपास जान पहचान वालों के साथ मैं बात नहीं कर पाती। इस वजह से मुझे इंग्लिश सीखना है। क्यों? आप भी तो मुझे इसी वजह से इंग्लिश सिखा रहे थे ना? अंशु की इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने लिए मेहनत करवाऊंगा?